नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने हैं प्रोफेसर नरेश दाधीच, कुलपति, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रोफेसर दाधीच, आप हमें एक बात बताइए कि एक डिस्टेंस एजुकेशन की तुलना जब हम लोग रेगुलर स्टडीज से करते हैं तो उस मापदंड में, उसकी वैल्यू, उसकी क्रेडिबिलिटी में डिस्टेंस एजुकेशन कहाँ खड़ी है? मेरा मानना है कि ये उसके समान है, अभी तो कई बातों में उससे बेहतर भी है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में जो हम एजुकेशन देते हैं उसके कई तरीके होते हैं, जबकि जो साधारण जो विश्वविद्यालय है नॉर्मल, उसमें जो पढ़ाने का तरीका वो एक ही है कि शिक्षक कक्षा में जाए और छात्रों को पढ़ाए। हम जब अपने छात्रों को एडमिशन करते हैं तो न केवल हमारी काउंसलिंग कक्षाएं होती है, सबसे पहले तो हम ये सुविधा देते हैं कि छात्र अपने घर पर रहे और उसके घर पर ही उसके नज़दीक जो केंद्र है वहाँ पर जाकर वो एडमिशन ले सकता है। जबकि दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं उसमें छात्रों को घर छोड़कर विश्वविद्यालय में आना पड़ता है। तो हमारा नारा भी ये है कि शिक्षा छात्र के द्वार पर। तो पहली बात तो हम उनके घर तक, उनके घर के पास अपना डिस्टेंस एजुकेशन का केंद्र खोलते हैं। दूसरी बात, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको हम पुस्तकें भेजते हैं जिसमें उस विषय से संबंधित सभी सामग्री ऐसी बनाई जाती है जो कि बच्चों के अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और जो लिखने वाले लोग हैं वो वही विद्वान हैं जो कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो एजुकेशन के लिए मैटर करती है, क्या वो बिल्कुल डिस्टेंस एजुकेशन का हिस्सा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है हिस्सा। किसी ज़माने में नहीं होता था जब ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के रूप में हमारे यहाँ चलता था, आज से 40-50 वर्ष पहले। अब हम बहुत से दूसरे माध्यमों का उपयोग करते हैं। जैसे पहली बात तो वो बच्चों की काउंसलिंग होती है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि शिक्षक से वो नहीं मिलते हैं। वो उन शिक्षकों से जरूर नहीं मिलते हैं जिन्होंने कि जो लिखा है, जो मटेरियल लिखा है उनसे नहीं मिलते, लेकिन जो शिक्षक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वही वहाँ पर काउंसलिंग की शिक्षा करते हैं। लेकिन मटेरियल जिन्होंने लिखा है वो तो बाकी स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते हैं। किताबें तो कब की लिखी हुई हैं, पढ़ा कोई और रहा है। हाँ, तो वो हम पहली बात। तो दूसरी बात ये कि हमने बहुत से दूसरे मेथड्स भी काम में लेते हैं, जैसे हम वीडियोज़ हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, वो भी उसके साथ भेजते हैं बच्चों को। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट डेवलप की है और धीरे धीरे हमारा मटेरियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध होने लगा है। तो इसलिए हम वेबसाइट पर भी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू कर दी जाए। आपकी वेबसाइट पर एक मैंने पंक्ति पढ़ी थी, हम ही पहुंचे वहां कोई ना पहुंचे जहां। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका यही अर्थ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उन क्षेत्रों में पहुँचते हैं जहाँ पर कि वो बच्चे विश्वविद्यालय में कभी नहीं पहुँच सकते। मैं आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ कि मैं जब जा रहा था बर, आप जानते हैं जयपुर से जोधपुर के बीच में जगह आती है, वहाँ पर एक वेटर था। उस बच्चे ने मुझे कहा कि साहब मैं आपके विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ और अगर आपका विश्वविद्यालय नहीं होता तो मैं सिर्फ वेटर ही रहता और 10वीं पास ही रहता। मैंने 10वीं पास नहीं की, आपके यहाँ बीएपी का कोर्स किया और आज मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ। तो ऐसे बच्चे, अगर हमारा विश्वविद्यालय नहीं होता तो ऐसे बच्चे कभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जो विश्वविद्यालय है उसमें स्टूडेंट्स हैं, अब तो लाखों में गिनती आती है, लेकिन उनके क्या वो इसी तरह के हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूटी हुई है, या वही हाउसवाइफ्स हैं, या एक सर्टेन उम्र के हैं, या रेगुलर स्टूडेंट्स भी इस वाली एजुकेशन के लिए आजकल ऑप्ट कर रहे हैं? पहले तो जब हमारी स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय की, वो तो इसी कारण से हुई थी, तो आज से 25 वर्ष पहले। और तब ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर आते थे जो कि रेगुलर कोर्सेज पे एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चूंकि हमने बहुत से कोर्सेज नए खोल दिए हैं और ऐसे कोर्सेज खोल दिए हैं जो कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी चलते थे, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सी जगह पर कक्षाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। अक्सर नहीं हो पाती, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कई जगह पर किसी कारण से नहीं हो पाती। तो उसमें हमारे बच्चे हमारे यहाँ के मटेरियल लेके जाते हैं, बल्कि जो उन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो भी हमारे यहाँ से मटेरियल लेके जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने जो पिछले 2-3-4 वर्षों में जो मटेरियल छपवाया है, उससे जब मैं गया था 2006 में, उस समय हम मटेरियल इग्नू का लेते थे। अच्छा। और उस इग्नू के कोर्स को ही हम अपना बना के लोगों को देते थे। मैंने वहाँ जाकर देखा, सब शिक्षकों से बात की, विश्वविद्यालय कर्मचारियों से बात की, उन सब ने सहयोग किया। उन्होंने कहा सबने कि नहीं सब हमारा मटेरियल होना चाहिए। तो हमने उसको मटेरियल को बनाया और उस पाठ्य सामग्री को तैयार करके वो इतनी अच्छी स्तर की है कि आज हम लगभग 70 लाख रुपए की पाठ्य सामग्री आज दूसरी जगह भेज रहे हैं। बहुत से विश्वविद्यालय, खुले विश्वविद्यालय हैं जो यूपी में जैसे है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, झारखंड में है। इन सब में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पाठ्य सामग्री पढ़ाई जा रही है और केंद्र पर आकर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं वो, और जो बच्चे कक्षाओं में पढ़ते हैं वो भी हमारे ऐसे सामग्री ले जा रहे हैं। आपने 11 अक्टूबर 2006 को भार संभाला था। एक तो ये तो रही पाठ्य सामग्री वाली बात, और क्या चेंजेस लेकर आए हैं? मुख्य रूप से ज्वाइन करते मैंने सबसे पहला कार्य जो किया, जो मेरा प्रिय विषय था वो था महात्मा गांधी। तो मैंने महात्मा गांधी का किताबें भी लिखी हैं। हाँ, और उसमें केंद्र स्थापित किया। अभी 22 अक्टूबर को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया। बहुत 2 स्टोरी की हमने बिल्डिंग बनाई है, एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है और हमने महात्मा गांधी से संबंधित कोर्सेज मैंने शुरू किए। सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का शुरू किया, फिर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, फिर हमने 3 वर्ष का गांधी एंड पीस स्टडीज पर BA शुरू किया और हम गांधी एंड पीस स्टडीज पर MA शुरू कर दिए। जो आपने 6 महीने का डिप्लोमा और जो 1 साल का कोर्स किया है, इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या सीखता है बच्चा, क्या समझता है? एक विशेष बात हमने जो रखी है वो ये है कि ये सिर्फ पढ़ने का नहीं है, इसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हमने 3 अक्टूबर और 31 जनवरी 2 दिन तय करा है कि हम साल में 2 बार 7-7 दिन की ट्रेनिंग, जो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो डिप्लोमा में हो, चाहे सर्टिफिकेट में हो, चाहे BA MA के विद्यार्थी हो, वो तथा पिछले वर्ष से हमने सामान्य जन के लिए भी इसको खोल दिया है कि कोई भी आदमी जो अगर चाहे तो 7 दिन की ये ट्रेनिंग देते हैं मुख्य रूप से। वो अपने स्टडी सेंटर में लेगा या उसको कोटा आना पड़ेगा? उसको नहीं, कोटा नहीं आना पड़ेगा, उसको जयपुर में मुख्य रूप से करते हैं। अच्छा। और डिपेंड करता है कि छात्रों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर जयपुर में किया, कोटा में भी किया। उसमें हम ये सिखाते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष निवारण की तकनीक क्या है, जो महात्मा गांधी ने बहुत पॉपुलर की, उसको छोटे स्तर पर हम सिखाने की कोशिश करते हैं। उसका सैद्धांतिक स्तर क्या है और व्यवहार में उसको कैसे लागू किया जाए, तो अभी बहुत छोटे स्तर पर हमने शुरू किया है। इसी के साथ साथ हमने 42 जगह पर कॉलेजेस के अंदर गांधी कम्युनिटी सेंटर्स खोले हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से संबंधित है। इनका क्या एम है? मुख्य रूप से वहाँ पर भी हम हर साल में किसी गांधी से संबंधित प्रतियोगिताएं कराते हैं, चाहे वो कभी भाषण प्रतियोगिता हो या लेख संबंधी प्रतियोगिता हो या किसी का लेक्चर हो। ये तो उससे साल भर तक गांधी से संबंधित किसी न किसी प्रकार की गतिविधि वहाँ पर होती रहती है। इसके अलावा हमने 2 और शोध केंद्र खोले हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय का अर्थ शोध करना भी होता है, शिक्षण तो है ही। तो एक अभी हमने खोला है सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सीका, और एक हमने खोला है सेंटर फॉर रिसर्च इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो हमारे 3 शोध केंद्र मैंने जाकर वहाँ खोले और उस पर हम शोध पे अभी 2 सेमिनार्स हमने अभी की है और धीरे धीरे उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन एक बहुत बड़ा अब एक नई प्रकार की विधा बन चुकी है पूरी दुनिया में। भारत में 14 विश्वविद्यालय हैं, ओपन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं जिसमें शिक्षा दी जाती है, और इसके अलावा लगभग 120 विश्वविद्यालय हैं कन्वेंशनल जहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा चंक, यानी लगभग 30% बच्चे जो कि हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं भारत में, वो डिस्टेंस एजुकेशन से लेते हैं। तो इस कारण से ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसमें क्या क्या नए तरीके आ सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी बहुत गुंजाइश है उस पर शोध करने की। तो उसको ध्यान में रखकर हमने शोध का एक केंद्र स्थापित किया है। इसी के साथ साथ एक बात रहती है कई बार जो आप भी इंगित कर रही थी कि इसकी गुणवत्ता क्या होगी। ये मुख्य रूप से हमारी मानसिकता का कारण है, क्योंकि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ का शिक्षण है वो तो 5000 वर्षों से चल रहा है, तो हम सब उससे ट्यून्ड है। अब ये नया विधि है जो 40-50 वर्षों सामने आई, तो एक नई विधि को स्वीकृति मिलने में थोड़े समय होता है। फिर क्या एक दूसरी बात और है कि जैसे हम सेक्रेटरीट में जाते हैं, मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, तो अधिकतर जो ये लोग हैं जो कि निर्णय लेते हैं उच्च शिक्षा के बारे में, वो सभी कॉलेजेस में और कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। उनमें से बहुत कम है जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़े हुए हो। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि जब डिस्टेंस एजुकेशन वाले मंत्री और इस पोस्ट पे पहुंचेंगे तो थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं है, उनको पहले तो मुझे समझाना पड़ता है कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, उससे क्या फायदे हैं। तो अब कुछ लोगों के जो है दूसरे लोग वो उसके साथ मिलने लगे, तो जो वो कहने लगे हैं कि नहीं वो हमको बहुत फायदा हुआ है। अभी मैंने कुछ जो MLAs हैं वो उन्होंने कुछ एडमिशन लिए हैं, मुझे पता नहीं, हाँ उन्होंने लिया है। कुछ MLAs, कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी पत्नियों ने सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया है। तो अब उनको धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा है कि डिस्टेंस एजुकेशन से क्या फायदा है, इससे मानसिकता बहुत बदलती है। सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ साहब। जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। न नेता करेगा न अभिनेता करेगा, आरक्षण का अंत तो हमें ही करना होगा। जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। अपने हक के लिए अब तो जागो। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, AC, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर,
बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद। और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। ओफो, इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। रामू, तेरे नहान घर से पानी की टप टप सुनाई दे रही है। क्या कोई नल लीक हो रहा है क्या? क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गया है? इतनी छोटी मोटी लीकेज से क्या फर्क पड़ता है? तुझे पीने के लिए एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है? यही कोई 5 से 7 लीटर। क्या तुझे पता है पानी के नल से टपकने वाली एक छोटी सी बूंद दिन में 80 से 90 लीटर तक पानी बर्बाद कर देती है। अब जरा तू हिसाब लगा कि तू कितने दिनों का पानी बर्बाद कर रहा है। 13 या 14 दिन का। अब अगर तू साल भर तक इसे ठीक नहीं करवाएगा तो हिसाब लगा कितना पानी बर्बाद होगा। समझ गया दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ये तो एक तरह से पानी की बर्बादी ही हुई। पानी व्यर्थ न बहाओ, जितनी जरूरत हो उतना खपाओ। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ये लीजिए, देखिए हम तो जिम्मेदार नागरिक हैं। पापा, ये जिम्मेदार नागरिक कौन होता है? जो देश के विकास में सहयोग दे। वो कैसे? जैसे NSSO को सही जानकारी देकर। NSSO मतलब? NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और हमारा काम है देशवासियों से आंकड़े इकट्ठा करना ताकि सरकार हमारे लिए विकास के कार्यक्रम और योजनाएं बना सके। पापा, मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दें आंकड़ों की सही जानकारी। भुला दी ना जवानी, इसलिए जो परफेक्ट हेयर कलर, इसकी नो ड्रिप टेक्नोलॉजी बालों को रखे नेचुरल, और आप बनो फिर से यंग। जो परफेक्ट फिर से यंग। श्री केसी मीणा को उनकी असाधारण कर्तव्य निष्ठा व विशिष्ट सेवाओं के लिए श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र प्रदान करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपने काफी कुछ मतलब मॉडर्नाइजेशन और ये आईटी और इंटरनेट वगैरह भी लेकर आए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बताइए उसके बारे में। हमने जैसे मैंने 2 स्टेजेस पे शुरुआत की कि एक तो ये पहले हमारे पास बहुत सा मटेरियल होना चाहिए, जैसे फैक्ट्री के संदर्भ में कहे तो प्रोडक्शन हो, फिर मार्केटिंग हो। तो हमने पहले तो कहा कि पहले हो तो होगा तो सेल और तो पहले तो हम जो है बाहर से लेते थे इग्नू से, तो उसको मार्केटिंग करने से भी हमको 10% उनको देना पड़ता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं, पहली बात तो ये। अब हमने कहा कि जब हमने प्रोड्यूस कर दिया और हमारे पास लोग बहुत कम है, हमारे पास 40 सिर्फ टीचर्स हैं, उसमें से 20 टीचर्स ही काम कर रहे हैं, 20 के भी हमारे पास परमिशन नहीं है। तो एक तो ये, चूंकि मैंने अभी बताया कि सरकार में बहुत मुश्किल होता है समझाना कि सब डिस्टेंस एजुकेशन में टीचर्स चाहिए, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं हो, उसका एक सब्सटीट्यूट ये है कि उसको पूरा हम कंप्यूटराइज कर दें, डिजिटलाइज कर दें। तो अब हमने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो मेरे ख्याल से जुलाई 2012 से हम शुरू कर देंगे, जिसमें एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक वो पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बन जाएगा। और वेबसाइट बहुत हाई लेवल की हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैंने बताया अभी आपको, उसमें वीडियोज़ होंगे, उसमें सब प्रकार के ऑडियो भी होंगे, वीडियो भी होंगे, उसमें सारा मटेरियल होगा, सारा ओपन सिस्टम कर रहे हैं और ओपन रिसोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं। जो दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चे भी अगर पढ़ना चाहे तो हमारा मटेरियल उस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपकी वेबसाइट पे जो भी है उसमें एक चीज पढ़ी थी, स्टडी बेस्ड ऑन क्रेडिट सिस्टम। इसका क्या अर्थ है, जरा समझाइए। मुख्य रूप से क्रेडिट सिस्टम से हमने शुरू किया था कि जो सारी दुनिया में आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे UGC ने भी उसको स्वीकार किया है कि अगर आप कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अगर आपकी नॉलेज एक पर्टिकुलर तरह की हो गई है तो आपको कुछ क्रेडिट दिया जाए, और BA की डिग्री उन क्रेडिट के जोड़ने से दी जानी चाहिए। अच्छा। जैसे फॉर इंस्टेंस उसमें कहा जाता है कि 3 घंटे अगर आप पढ़ते हैं और तो 1 क्रेडिट मिलना चाहिए एक दिन में। अच्छा। इस तरह से उस सब्जेक्ट की इंटेंसिटी क्या है, पढ़ने में कितना समय लगता है, समझने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर क्रेडिट दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये है
अभी तो हम कन्वेंशनल सिस्टम से चल रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा ये धीरे धीरे कि हम ये कहेंगे कोई बच्चा इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर पढ़ना चाहता है तो हम कहेंगे अगर शेक्सपियर का अध्ययन करना चाहते हो तो आप 3 क्रेडिट मिलेंगे, फिर आप बॉटनी पढ़ना चाहते हो तो 5 क्रेडिट मिलेंगे, फिर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो 10 क्रेडिट मिलेंगे, कुल मिला के 60 क्रेडिट होंगे तो हम फर्स्ट ईयर पास कर देंगे। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं हम उनको। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में मुख्य रूप से। आप लोग एक काउंसलिंग भी करते हैं रेडियो के ऊपर, मेरे ख्याल से हर चौथे संडे को शाम को 4 से 5 बजे। तो ये किस तरह होता है? ये आज का सैटरडे को होने लगा है। अच्छा, आज का शनिवार को होने लगा। शनिवार को होने लगा, तो उसमें हम ये करते हैं 1 घंटे का प्रोग्राम हमारा होता है। उसमें पूरे राजस्थान से कोई भी बच्चा उस एक विषय पर विशेषज्ञ को हम बुलाते हैं, वो उस विषय से संबंधित बातचीत कहता है। उसके पश्चात ऑनलाइन सीधा उनसे बातचीत होती है, कोई भी बच्चा फोन से बात कर सकता है, उसके जवाब वो विशेषज्ञ देता है। तो ये एक और तरीका है कि हम सीधे हम जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से कि जो बच्चे हमारे साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं वो किसी पूरे राजस्थान से हमारे बात कर सकते हैं। कि हमारा एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आप ध्यान दिलाएं कि हम पूरे राजस्थान से संबंधित हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय सिर्फ अपने क्षेत्र से संबंधित है तो उनके बच्चे वहीं पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर जब तक ये सिस्टम नहीं होगा कि टेलीफोन से बात करें, इंटरनेट से बात करें, जैसे अब मैंने अपने विश्वविद्यालय में सभी के ईमेल हमारे तैयार हैं और अब ने CL PL ये जो होती है एकेडमिक लीव ये भी ईमेल पे चालू कर दी है। मैंने सिर्फ धीरे धीरे पेपर वर्क खत्म कर रहा हूँ। अच्छा। तो और सारे विश्वविद्यालय में हमारे वेबसाइट पर अगर आपने देखा हो सबके ईमेल दिए हुए हैं, उसमें क्वेरीज के ईमेल दिए हुए हैं। तो बच्चे ईमेल के थ्रू बहुत से क्वेरीज करते हैं, उसका जवाब भी हम देते हैं कि उससे हम जुड़े रहते हैं मुख्य रूप से। ये कोशिश हम कर रहे हैं और हम अब कुछ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कुछ वीडियोस वगैरह जो हम चाहेंगे कि जैसे इग्नू का एक अगर देखते चैनल आता है ज्ञान दर्शन उस पर, तो लेकिन आपके अभी ऑलरेडी भी कुछ छोटे से आते हैं, लेकिन अब उसको और बड़ा करना चाहेंगे। हमारे पास कुछ और वीडियोस हमारे खुद के हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि उसको उसमें भी हम सम्मिलित करें। ये भी कोशिश की जा रही है। आपने कुछ एक एनुअल मेमोरियल लेक्चर्स भी स्टार्ट करे हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। मुख्य रूप से एक तो गांधी लेक्चर जो मेरा विषय उस पर हमने शुरू किया। तो उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर बाहर के जो गांधी के एक्सपर्ट हैं वो आए थे। माइकल ट्रू अमेरिका से आए थे, डगलस एलन आए थे, एक जोसेफ प्रभु हैं। तो एनुअल एक लेक्चर उनका होता है। एक हमने पहली बार विश्वविद्यालय में साइंस की स्ट्रीम खोली हमने और BSc हमने हिंदी में प्रोड्यूस किया है सारा मटेरियल। 8 सब्जेक्ट हैं हमारे। लेकिन साइंस तो एक ऐसी चीज मानी जाती है आज तक की जो रेगुलर स्टडीज के अलावा हो ही नहीं सकती है। तो किस तरह किया? वो उसमें ऐसा है कि जो जैसे जो प्रैक्टिकल्स जो हैं मुख्य रूप से क्लासेस तो वैसी होती है जैसे कि उनको मटेरियल दे दिया और काउंसलिंग उनकी हो गई। जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हमारे जो स्टडी सेंटर्स हैं जो राजकीय महाविद्यालयों में अधिकतर या विश्वविद्यालय में उनमें जो प्रैक्टिकल्स की लैब्स है उसमें हम बच्चों को एसोसिएट कर देते हैं। तो हम लोग एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उससे उनको फायदा हो जाता है। और इसलिए हमने BSc के अंदर हिंदी मीडियम में पहली बार कोर्स डेवलप किया है जो सारे उत्तर भारत में हमारा कोर्स जा रहा है। इसको पॉपुलर करने के लिए हमने एक DS कोठारी मेमोरियल लेक्चर शुरू किया है साइंस में। जो आपका सत्यप्रकाश मेमोरियल लेक्चर है वो राजस्थानी भाषा को किस तरह से डेवलप करने एक और हमने महत्वपूर्ण काम किया है वो राजस्थानी भाषा को विकास करने का। क्योंकि राजस्थानी भाषा के बारे में बहुत चर्चा चल रही है कि उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो काफी सालों से चल रहा है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिएटिव राइटर्स तो बहुत है लेकिन एकेडमिक राइटिंग बहुत कम है। क्योंकि उसका एकेडमिक स्वरूप 2-3 विश्वविद्यालय में था, जैसे जोधपुर विश्वविद्यालय में है, एक आध जगह और है। तो सिर्फ कक्षा में पढ़ा के चले जाते हैं और बहुत सीमित। हाँ, तो उसमें कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं था। हमने पहली बार राजस्थानी भाषा को डिस्टेंस एजुकेशन से शुरू किया है। तो उसमें फर्स्ट ईयर BA में शुरू किया है। हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं फंक्शनल राजस्थानी। एक हमने DVD बनाई, DVD के द्वारा हम उसको प्रेषित करते हैं। जैसे फंक्शनल फ्रेंच होती है कि आप फ्रांस में जाएं तो आप बात करना चाहें तो आपको इतने सेंटेंसेस आने चाहिए कि आप बातचीत कर सकें। वैसे ही मैं अमेरिका गया हुआ था तो वहाँ पर मुलाकात हुई एक सज्जन से। उन्होंने कहा, जब मैं प्रोफेसर था तब की बात है, तो उन्होंने कहा कि साहब आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा साहब आपको मौका मिले तो एक काम कीजिए कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहता हूँ और मेरी पोती है तो मेरे बच्चे चले जाते हैं कमाने के लिए, मैं घर पर रहता हूँ। पोती स्कूल से आती है तो वो इंग्लिश में बात करती है, मैं उसको राजस्थानी बात करना चाहता हूँ और कोई तरीका नहीं। कॉमन प्रॉब्लम है ग्रैंड पेरेंट्स जो फेस कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी कल्चर इसको मैं भाषा सिखाना चाहता हूँ। वो भी बहुत तो मेरे बच्चों से कहा तो उनका जी हमारे पास समय नहीं है, आप पैसा कोई चाहिए तो हमसे ले लीजिए और कोई कोर्स तो उनका आपको भी कोर्स ऐसा शुरू करें। तो एक फंक्शनल राजस्थानी कोर्स हमने बहुत अच्छा बनाया है जो इस प्रकार के जब हम ऑनलाइन कोर्स से शुरू हो जाएंगे तो इंटरनेशनलाइज कर देंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर दादीज। कौन रोका हमें? हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हो साहब। जो रूपा फ्रंटलाइन पहनते हैं वही फ्रंट में रहते हैं ना। रूपा फ्रंटलाइन सबसे आगे। अब से हम भी रूपा फ्रंटलाइन ही पहनेंगे। बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट,
भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। सूर्यनगरी की जनता को समर्पित जोधपुर नगर निगम की सुनियोजित गांधीनगर आवासीय योजना प्रकृति की गोद में रेलवे स्टेशन से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस योजना में 6 सेक्टरों में विभाजित 979 रहवासीय भूखंड। योजना में आधुनिक नगरीय सुविधा जैसे मनोरंजन स्थल, चौड़ी सड़कें, आधुनिक पार्क, भूमिगत बिजली व सीवरेज की सुविधा के साथ साथ एम्यूजमेंट पार्क से लेकर खेल परिसर, शिक्षण संस्थाओं से लेकर होटल, रेस्टोरेंट एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तक की होगी सुविधा। गांधीनगर आवासीय योजना में आप भी कर सकते हैं आवेदन। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। जब दर्द सताए, बैकफो हर्बल जॉइंट केयर जेल लगाएं। 11 जड़ी बूटियों की शक्ति से भरपूर जॉइंट केयर जेल का क्विक एक्शन फॉर्मूला दे दर्द से असली आराम। जॉइंट केयर ऑयल और जॉइंट केयर टैबलेट्स भी उपलब्ध। बैकफो जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। स्वाद क्या होता है? वो जो जबान पर महसूस होता है या वो जो दिल तक पहुंचता है, जिसमें महकती हुई बेशुमार खुशियां आपके अपनों की सेहत का ख्याल रखती हैं, जैसे महाकोश कुकिंग ऑयल जो ख्याल रखे आपके स्वाद और सेहत का। तो अच्छा खाओ, खुश रहो। महाकोश कुकिंग ऑयल, स्वाद और सेहत का खजाना। बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। वृक्ष लगाओ, जीवन पाओ। राष्ट्र प्रगति के अमल निशान, अधिक वृक्ष और कम संतान। वेदांता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर नरेश दादीच। कोर्सेज से मुझे ध्यान आया कि आपके यहाँ जो ग्रेजुएशन का कोर्स है, जो बाकी सब जगह तो 3 साल का होता है, पर आपके यहाँ 3 साल 6 महीने का होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ क्या है, एक नया 2 तरह कोर्सेज है। एक है कोर्स की कोई बच्चा अगर 18 वर्ष का हो गया और किसी स्कूल में नहीं गया है, तो वो हमारे यहाँ एक कोर्स है जिसे हम BAP BCP का नाम देते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रिपरेटरी या बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रिपरेटरी। उसमें ये होता है कि 18 साल का सर्टिफिकेट लेके आ जाए बच्चा और हमारे यहाँ पर एडमिशन ले ले, और उस एडमिशन लेकर हम 2 किताबें उसको भेजते हैं। एक तो गणित की होती है, एक भाषा की होती है और सामाजिक विज्ञान की होती है। तो वो 6 महीने का अध्ययन करने के पश्चात वो अगर उसमें पास हो जाता है एग्जाम देकर, तो हम उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे देते हैं। अच्छा, तभी इसको ये 3.5 साल का इस तरह होता है। ये तो एक स्ट्रीम है जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन वालों की स्ट्रीम है, लेकिन जो 10+2 करके आता है उसके 3 साल है। लेकिन एक दूसरी बड़ी अच्छी बात हमारे यहाँ यह है कि ऐसा नहीं कि 3 साल में करे, वो 8 साल तक BA कर सकता है, उसका नाम नहीं कटता है। हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं, तो आप मान लीजिए एग्जाम नहीं दे पाए तो 6 महीने बाद फिर दे दीजिए। क्योंकि नौकरी कर रहा है, 10 चीज करने लग रहे हैं। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में आप 4 साल में कीजिए, 3 साल के बाद नहीं तो आपको हटा देंगे। तो हम 8 वर्ष तक उसका ध्यान रखते हैं बच्चे का, अगर वो BA करने आया है। तो इस तरह से वो 8.5 वर्ष में BA कर सकता है अगर वो बच्चा कुछ भी नहीं किया वो। और ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सी महिलाओं ने एडमिशन लिया। तो एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा आपने कैसे एडमिशन लिया? तो उन्होंने कहा साहब हमारे बच्चे 10वीं 11वीं में आ गए, तो अब वो जब पढ़ते थे वो कहते मम्मी आप भी पढ़ो, अब हम फ्री भी हो गए, तो हम उसके साथ पढ़ाने के लिए ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सीधे फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे। इस तरह से बड़े अच्छे अनुभव हमको हुए इस दूरस्थ शिक्षा से उच्च शिक्षा को देने का। आप गांधी जी के एक नोन स्कॉलर हैं, बहुत ही आपने अब्रॉड वगैरह भी लेक्चर्स दिए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में मतलब महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन सिर्फ एक नाम रह गया? नहीं, ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल मेरा मानना है कि जो एक प्रश्न पूछते हैं कि गांधी प्रासंगिक है या नहीं, मेरा मानना है कि गांधी ही प्रासंगिक है
और कोई प्रासंगिक है ही नहीं। कि अभी हमने 3 दिन का बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराई थी गांधी पर, गांधीवादी मूल्य पर। मुख्य रूप से आज दुनिया में बहुत बड़ा एक चिंतन है, एक उदाहरण दूंगा, बहुत से उदाहरण है वैसे, कि आज चिंतन है प्रकृति के बारे में, कि आज एनवायरनमेंट डिके, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात की जाती है। ये जो लोग थे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनवायरनमेंट डिके की बात करते हैं, वो सब उन्होंने जो अध्ययन किया अभी और जो नए नए विचारक सामने आ रहे हैं, उन सब ने ये कहा कि इन सब का स्रोत जो है वो गांधी के विचार थे। जैसे गांधी ने बहुत पहले कहा था कि द अर्थ हैज़ गॉट इनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, बट इट हैजंट गॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन ए सिंगल पर्सन। इस पर सारा एनवायरनमेंट का सोच आधारित है। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्या हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, हमारा देश भी इस चीज़ को समझ रहा है कि हम गांधी विचारों से बहुत दूर नहीं जा रहे? मैं तो नहीं मानता दूर जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो आइडियल है हमारा। आइडियल से दूर जाने का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं हम उन तक उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतर रहे, तो ये हमारी गलती है, लेकिन इससे वो इररिलेवेंट नहीं हो जाते। इसलिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। गांधी ने स्वयं ने कहा है कि अपने आप को सुधारने की। प्रोफेसर दधीच, वैसे तो आपने कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन आपकी एक पोएट्री की किताब है जिसमें आई थिंक 81 लिरिक्स हैं, दूर क्षितिज तक। जरा 2 पंक्तियां अपनी फेवरेट सुनाइए हमारे को। मेरी फेवरेट पंक्तियाँ वो है कि मैं निर्मला जी के साथ पाकिस्तान गया था, लाहौर, और वहाँ पर बुल्ले शाह के मज़ार पर गया था। तब मैंने गीत गाकर सुनाया था, उसकी पंक्ति में मेरे सबसे फेवरेट है कि हम में और बुल्ले शाह में क्या अंतर है, ये आधार है उसका। सभी बुल्ले शाह और गांधी बन सकते हैं, लेकिन हम वैसा सोचते नहीं है, क्योंकि वो हमें पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, उनका दृष्टिकोण हमें मालूम नहीं है। तो उनका दृष्टिकोण ये है कि जिनकी राहें अनजानी हो, जिनके आँखों में पानी हो, जिसकी बोली रब की बोली, पीर लगे या जो ध्यानी हो, खड़े खड़े चुपचाप चौराहे, दर्द सभी का जो सहते हैं, उसको यारों क्या कहते हैं, उसको बुल्ले शाह कहते हैं, उसको गांधी गांधी कहते हैं। हमारे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एज वाइस चांसलर ऑफ BMOU? मैं मानता हूं कि यूथ को बहुत काम करना चाहिए। उनके पास जो समय है और जो शक्ति और एनर्जी है वो कभी वापस नहीं आने वाली, इसलिए वो जो इम्पॉसिबल है उसको भी कर सकते हैं। इसलिए उनको दृढ़ विश्वास, कठिन परिश्रम, अनुशासन में रहकर एक दूरदृष्टि से कोई एक उद्देश्य जिसको उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो उद्देश्य क्या हो, इसके लिए जो महामानव हुए हैं जैसे गांधी हैं, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनसे संदेश लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगी कि हमारे देश में बहुत फॉर्चुनेट है इंडिया इस चीज़ में कि हमारे यहाँ बहुत महामानुष हुए हैं। भाई, आपने गांधी जी को क्यों चुना अपनी एक तरह से पूरी लाइफ की वर्क को बेस करने के? गांधी को पढ़ना, जो मैंने MA में पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद में PhD विषय पे किए, पढ़ाता भी रहा हूँ बहुत वर्षों तक। मैं जितना गांधी को पढ़ता हूँ और जितना इस दुनिया को देखता हूँ आसपास के लोगों को, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और मुझे आइंस्टीन का बार बार याद आता है, जो इसने कहा था कि आने वाले पीढ़ियाँ विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा व्यक्ति धरती पर कभी चला था, क्योंकि वो हम कोई घटना के प्रति जिस तरह से सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग तरह से सोचता है। तो इतना महामानव जो कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल साधारण व्यक्ति का, तो उससे मैं जितना ज़्यादा मैं देखता हूँ उतना मैं उसके प्रति आकर्षित होता गया। कि हम को अगर ट्रेन से उठा के कोई बाहर फेंक दे तो हम सब जानते हैं क्या करते हैं हम, और उस व्यक्ति को ट्रेन से उठा के बाहर फेंका तो उसने उस टिकट वाले से कोई नहीं कहा, उसने कहा कि इसका मूल क्या है, ये मूल है रेशियलिज्म, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ये सोचना, एक साधारण घटना से एक ऐसा सबक लेना, ये महामानव कर सकता है। और ऐसा मैंने और बहुत से लोगों को पढ़ा है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ जो इस तरह से सोच सकते हैं साधारण घटना को। और ये मैं सिखाता हूँ, हमेशा बात भी करता हूँ कि रास्ते में जा रहे हो, किसी से एक्सीडेंट हो जाए, कोई गुस्सा आ जाए, कोई थप्पड़ मार दे, कोई बहुत सी समस्या हमारे समाज में होती है, लेकिन उसके प्रति हमारा रुख कैसे होना चाहिए। तो मुझे कई बार मेरी माँ की याद आती है जिसने कहा था कि बेटा, जब तुमको किसी का बुरा करना हो तो 10 बार सांस ले लेना पहले, और अच्छा करना हो तो बिना सोच के कर देना। 2 पंक्ति में हमें ये बताइए कि आप VMOU के लिए क्या सपना लेकर आए? मैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी हमारी
तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है देश में, और मैं चाहता हूं कि इग्नू चूंकि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है उससे तो मुकाबला करना मुश्किल है, फिर भी कर लीजिए। लेकिन बाकी सभी यूनिवर्सिटी से हम सबसे बड़े, क्योंकि आज हम राजस्थान में काफ़ी अच्छी हमारी स्थिति हो गई है। मेरा सपना है कि राजस्थान में 244 तहसीलें हैं, उन सभी तहसीलों में हमारे केंद्र खुले। तो अभी हमने 160 तहसीलों में अपना केंद्र खोल दिया है। तो अगले साल भर में मैं सभी तहसीलों में अपना केंद्र खोल के, जो हमारा नारा है कि जहाँ न पहुँचे कोई वहाँ पहुँचे हम, तो वो हम उस नारे को पूरा करना चाहते हैं। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।